Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 18th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे. In this video, we are going to cover first article which is about the reimagining museums in India. So if you have watched the daily current analysis of today, you know that 18th May is celebrated as International Museums Day. So on this day, we have this article about reimagining museums in India. After this, we'll discuss the cold chain system and the improvement of it, what is the need of improvement, and then lastly, the coal block cases. So these are the three important articles that we are going to cover in this video lecture. So starting with our first article, the title is Reimagining Museums in India. Now, this entire article becomes important from GS paper 1 as this clearly relates with the culture. सबसे पहले जो underlying issue है उसे समझते हैं. So, there is right now a transformational shift in our approach to preserve and promote our rich culture. तो एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट आ चुका है. एंड हाउ देयर इज़ अ शिफ्ट इन आवर अप्रोच टुवर्ड्स द म्यूजियम. पहले अप्रोच कैसे शिफ्ट हुई है उसे समझेंगे. कल्चरल स्पेसेस अप्रोच क्या रहता है, विल अंडरस्टैंड दैट एज वेल. दिस इज समथिंग विच इज़ मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल. व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर टेकन टू प्रमोट द कल्चरल स्पेसेस अप्रोच, and then we'll discuss what are specific purpose museums, and then what is the whole of government approach about it, what are the various efforts that are made to modernize and upgrade the museum. So basically इस पूरे आर्टिकल में हमारा जो इंडिया की जो म्यूजियम्स हैं उसे पूरे तरीके से रीइमेजिन किया गया है. सो लेट्स बिगिन विद इट. नाउ जैसा कि अभी हमने कहा कि इशू क्या है, तो इशू ये है कि अब जो हमारी अप्रोच है जिसके थ्रू हम हमारा जो रिच हेरिटेज है उसे प्रिजर्व करते हैं, प्रमोट करते हैं, इसमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट आया है. सो हाउ इज़ देयर अ शिफ्ट इन आवर अप्रोच टुवर्ड्स म्यूजियम. नाउ ये जो शिफ्ट है ये म्यूजियम सेंट्रिक अप्रोच से शिफ्ट होकर कल्चरल स्पेसेस अप्रोच पे पहुंच चुका है. अंडरस्टैंड दिस. म्यूजियम सेंट्रिक अप्रोच टू कल्चरल स्पेसेस अप्रोच. We have also started to build museum for specific purposes now. जनरल पर्पस को छोड़ के स्पेसिफिक पर्पस म्यूजियम भी बिल्ड हमने करने शुरू कर दिए हैं. एंड वी हैव स्टार्टेड टू लुक एट म्यूजियम्स विद अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एज वेल एज टू इंश्योर दैट म्यूजियम प्रोवाइड्स अ होलसम एक्सपीरियंस ऑल्सो. तो पहले एक म्यूजियम सेंट्रिक अप्रोच हुआ करती थी, लेकिन नाउ जो ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट आया है कि अब जो म्यूजियम्स की तरफ हमारी जो अप्रोच है, कल्चर को, हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो अप्रोच है, अब वो कल्चरल स्पेसेस अप्रोच बन चुकी है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो नाउ व्हाट इज़ कल्चरल स्पेसेस अप्रोच. सो कल्चरल स्पेसेस अप्रोच में बेसिकली फोकस किया जाता है कि किस तरह कल्चर को इंटीग्रेट किया जाए हम सबकी लाइफ्स के साथ, rather than to position them in museum. म्यूज़ियम में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डिस्प्ले करने की बजाय, वहाँ पे पोजीशन करने की बजाय, जो कल्चर है उसे हमारी लाइव्स में इंटीग्रेट करना, इसे कहा जाता है कल्चरल स्पेस अप्रोच. एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडिया इज़ कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिविलाइजेशनल स्टेट दैट कंटिन्यूज टू थ्राइव ओवर हियर. नाउ हम अपने कल्चर की बात करें तो जो फेस्टिवल्स हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जो हम हमारे देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, द फूड वी ईट, डांस, म्यूज़िक परफॉर्मेंस, वी अप्रिशिएट दैट ऑल आर अ टेस्टिमनी टू आर सिविलाइजेशनल ईथोस. ये सब का सब हमारे जो सिविलाइजेशनल ईथोस हैं उसकी एक जीती जाती टेस्टिमनी है जो हमारी लाइव्स में इंटीग्रेट हो चुकी है. देयरफॉर हमारा आर्ट एंड कल्चर, हमारा हेरिटेज, इसे कंटिन्यूसली विटनेस करना ज़रूरी है एंड डे टू डे एक्टिविटीज़ में इसे इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ म्यूज़ियम्स में जाकर देखने भर के लिए हमारे कल्चर को, हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाए.
तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूजियम सेंट्रिक अप्रोच एंड कल्चरल स्पेस अप्रोच. कल्चरल स्पेस अप्रोच में फोकस किस पे रहता है कि कल्चर को लाइव्स में इंटीग्रेट किस तरह किया जाए. सो फॉर दिस क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं टू प्रमोट द कल्चरल स्पेस अप्रोच. सी वी नीड टू रीइंस्टेट द ब्रॉड बैक स्टोलन हेरिटेज फ्रॉम आवर कंट्री. जो ओरिजिनल प्लेसेस में जहाँ जहाँ पे जो स्टोलन हेरिटेज थे वहाँ पे लाना ज़रूरी है, rather than displaying them in museum wherever feasible. No, the objects, the heritage should be brought back to the original places. The ideal of goddess Annapurna was returned to its rightful place at Kashi Vishwanath Temple, Varanasi. So we need to embed जो हमारा आर्ट है, जो हमारे सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, उसकी जो कंटिग्यूअस प्लेस है वहीं पे हमें उसे उसे एम्बेडेड रहना चाहिए. लाइक द न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इट इज़ ट्रांसेंडिंग द स्टैंड एंड लोन बिल्डिंग्स ओनली. तो किस तरह से जो हमारे पास जो ओरिजिनल प्लेसेस में जो हमारे ओल्ड हेरिटेज हैं उनको वहाँ पे हमें मेंटेन करना चाहिए. एंड देन व्हाट आर द स्पेसिफिक पर्पस म्यूजियम, दिस कम्स आफ्टर दिस. तो स्पेसिफिक पर्पस म्यूज़ियम की अगर हम बात करें तो ये म्यूज़ियम्स के अंदर यूनिक कंटेंट होता है एंड दे हैव अ डेफिनेट पर्पस. सो दे इंश्योर दैट द रिच मटेरियल इज़ ऑन डिस्प्ले एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ ऑसम. इसे कहा जाता है इट इज़ होलसम, कि पूरी तरीके से जो पर्टिकुलर पर्पस था, जो यूनिक कंटेंट था, वो हम डिलीवर कर सकें. और यहाँ पे देर आर सम स्पेसिफिक पर्पस म्यूजियम्स जो कि इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जैसे कि 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर मूवमेंट म्यूज़ियम. इसके अंदर जो ओवरऑल 200 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे उनके रोल को रिकग्नाइज किया जाता है इन ऑल द डिफरेंट रिवोल्ट्स इन आवर कंट्री, जो भी अपराइजिंग्स हुई कॉलोनियल रूल के दौरान. देन वी हैव बिरसा मुंडा म्यूज़ियम. ये रांची में लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट जनजातीय गौरव दिवस in 2021. So this museum will be based upon Birsa Munda, his life, the lessons. Then we have Pradhan Mantri Sangrahalaya. Recently इसे inaugurate किया गया था on the occasion of Ambedkar Jayanti. तो इस म्यूज़ियम में इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उन सबको ट्रिब्यूट दिया जाता है. जितने भी प्राइम मिनिस्टर एवर सिंस इंडिपेंडेंस रहे हैं उन सबको वहाँ पे शोकेस किया गया है. उनकी कंट्रीब्यूशंस को, उनके चैलेंजेस को, उनके टेन्योर के दौरान जो कुछ उन्होंने फेस किया वहाँ पे उनकी कंट्रीब्यूशंस को मेंशन किया गया है. सिमिलरली वी हैव स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. नाउ दिस इज़ द ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इनॉग्रेट किया गया था. It also contains a museum that chronicles the various facets of Patel. इसी तरह कोलकाता में हमारे पास बिप्लोबी भारत म्यूज़ियम है. रेड फोर्ट में आर्म्स एंड आर्मर म्यूज़ियम है. दिल्ली के अंदर there is a gallery on गौतम बुद्धा. there is a museum of जम्मू एंड कश्मीर. तो जब किसी एक म्यूज़ियम में यूनिक कंटेंट डिस्प्ले किया जाए, डेफिनेटिव पर्पस के लिए डिस्प्ले किया जाए, तो उस तरह की म्यूज़ियम्स को कहा जाता है स्पेसिफिक पर्पस म्यूज़ियम्स. देन इसी पूरे इशू को लेकर जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, दैट इज़ व्हाट इज़ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच. तो जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है यहाँ पे बेसिकली जो फोकस रहता है दैट इज़ टू प्रोवाइड अ होलसम एक्सपीरियंस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. यहाँ पे हमारा जो कल्चर है, जो रिलीजियस के जो डाइवर्स ब्लेंड्स हैं, साइंटिफिक अचीवमेंट्स जो हैं, इन सब को पोर्ट्रे किया जाता है. तो इट पोर्ट्रेज अ रिच एंड डाइवर्स ब्लेंड ऑफ आर कल्चरल, रिलीजियस एंड साइंटिफिक अचीवमेंट्स जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी सिविलाइजेशन ने अचीव की हैं. एंड ये जो म्यूजियम्स हैं ये जस्ट डोंट दे आर नॉट जस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. जैसे कि हमारे पास रेलवेज म्यूजियम हैं, क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स म्यूजियम हैं, फूड म्यूजियम्स हैं.
देर आर साइंस सिटीज़, 25 साइंस सिटीज़ सेंटर्स एंड म्यूजियम्स जो कि नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम्स के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कोई रोल नहीं है, दे आर बैक्ड बाय अ MOU बाय CSIR एंड द नेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक और साइंस म्यूजियम, इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंदर फोकस यही है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एक होलसम एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए। आफ्टर दिस, लास्टली वी नीड टू नो what are the efforts that are made to modernize and upgrade the museum. See, presently हम देख रहे हैं कि artificial intelligence का यूज़ हो रहा है, augmented reality, virtual reality जैसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसका यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि जो पब्लिक एक्सेस है उसे वाइडन अप किया जाए। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन, डिजिटाइजेशन कलेक्शंस की हो, एग्जीबिशंस यहाँ पे लगे। एंड इवन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसके जैसा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल समिट ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर लिया है, री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया, इन February 2022, एंड दैट इज़ द टाइटल ऑफ आवर आर्टिकल टुडे एज वेल। तो इस समिट की जो लर्निंग्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया टू डिवाइस अ ब्लूप्रिंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू म्यूजियम्स। एंड इवन एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज इज ऑल्सो सेटअप as a world-class university which is going to address these challenges in the course of action. So this is all about reimagining museums in India. Well, यहाँ से important जो हमारे लिए एक टेक अवे इस आर्टिकल से मैं कहूँगी, that is the concept of cultural space approach rather than museum centric approach. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोल्ड चेन सिस्टम से रिलेटेड है। इट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग कोल्ड चेन सिस्टम। दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करता है। सो वाई इज़ दिस कोल्ड चेन सिस्टम इज़ इन न्यूज़? तो बेसिकली द रोबेस्ट कोल्ड चेन सिस्टम, you know, they are an investment in India's future pandemic preparedness. हम कोविड पैंडमिक से जो लेसन्स लर्न करके आए हैं, पैंडमिक ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की, काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया को रिमाइंड करवाई, एंड उनमें से बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया के लिए जो फ्यूचर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस एक्शन जो भी हम लेंगे, फॉर दैट फर्स्टली वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन द रोबस्ट कोल्ड चेन सिस्टम्स। तो इस पैंडमिक में इंडिया हैज़ अकाउंटेड द सेकेंड हाइएस्ट केस लोड ऑफ COVID-19 ग्लोबली, एंड इंडिया ने ये पूरा टास्क लिया जिसके थ्रू इंडिया भर में, सारे इंडिया में लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव हुई वर्ल्ड में, विच इज़ नॉट न्यू टू इंडिया। ये पहली बार नहीं है कि इंडिया ने एक लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव कवर किया है। हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च्ड इन 1985, दिस वॉज टू डिलीवर द रूटीन इम्यूनाइजेशन, एंड यहाँ से भी इंडिया का जो स्ट्रेंथ है इन मैनेजिंग द लार्ज स्केल वैक्सीन डिलीवरी, ये 1985 में भी शोकेस हुई थी। बट पैंडमिक अगेन रिमाइंडेड अस दैट वैक्सीन अलोन डज नॉट सेव लाइफ, वैक्सीनेशन डज। अकेली वैक्सीन लाइफ नहीं सेव करेगी, वैक्सीनेशन, इट्स इफेक्टिवनेस, और इसमें डिलीवरी नेटवर्क का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। वी हैव टू सेट अप अ स्ट्रॉन्ग सर्विस डिलीवरी नेटवर्क, एंड इस पेंडेमिक में एक बड़ी चीज़ ये हाईलाइट हुई है दैट वी हैव वीक लिंक्स इन दिस चेन, स्पेशली अगर हम कोल्ड चेन की बात करें। तो कोल्ड चेन सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? तो कोल्ड चेन सिस्टम इट इज़ नीडेड बिकॉज जो हमारा इम्यूनाइजेशन लैंडस्केप है वहाँ पे कोल्ड चेन सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये सिर्फ एक तो ये इंश्योर नहीं करता कि जो हमारी वैक्सीन है ये लास्ट माइल तक पहुँच रही है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस वैक्सीन वेस्टेज, जिसकी वजह से जो कॉस्ट इम्प्लीकेशंस है वो भी रिड्यूस होती हैं,
एंड अल्टीमेटली जब वैक्सीन वेस्ट नहीं होगी, लास्ट माइल तक पहुंचेगी, तो इससे हमारे जो इम्यूनाइजेशन टारगेट्स हैं वो अचीव करने में भी मदद मिलती है। एंड देयरफॉर अगर इंडिया को फ्यूचर पैंडमिक के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है तो बड़ा एरिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे निकल के आया है, दैट इज़ टू डेवलप अ रोबस्ट कोल्ड चेन सिस्टम्स। देन क्वेश्चन कम्स, व्हाट अबाउट द कोल्ड चेन मैनेजमेंट इन इंडिया। देखें, इंडिया में, इंडिया की बात छोड़ें, वर्ल्ड वाइड बात करते हैं, नियरली हाफ ऑफ द वैक्सीन्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड all around the world, they go to waste. And this is because सबसे बड़ा यहाँ पे रीज़न है the failure of properly storing them, because you need controlled storage temperatures to store the vaccine. तो टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं कर पाए, वैक्सीन हमें वहाँ पे वेस्ट चली गई। इंडिया की बात करें, सो इंडिया में देर आर क्लोज टू 20% ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, और ऐसे प्रोडक्ट्स मेनली डैमेज्ड आते हैं, डिग्रेडेड आते हैं, यू नो, बिकॉज ऑफ द ब्रोकन और इनसफिशिएंट कोल्ड चेन, इंक्लूडिंग द क्वार्टर ऑफ वैक्सीन्स एज वेल। हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रहा है, इसमें 27,000 फंक्शनल कोल्ड चेन पॉइंट्स आए हैं, of which 3% are located at the district level, whereas 95% are located at the, you know, below the district level. और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी वैक्सीन, यू नो, सप्लाई को लेकर जो चेन नेटवर्क है, इसे डिजिटाइज किया, और रिसेंटली क्लाउड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया फॉर द, यू नो, डिस्ट्रीब्यूशन और द सप्लाई ऑफ द वैक्सीन। फॉर एग्जांपल, इवन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो अगर हम इवन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन था, और इसका एक ही एम था कि इंडिया के अंदर इम्यूनाइजेशन की जो सप्लाई चेन है, इसे स्ट्रेंथन अप किया जाए। एंड दिस वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अल्टीमेटली the role that is played by the supportive infrastructure for cold chain, like the regular supply of electricity, it is essential, you know, for which you need potential of solar driven technology, that must be explored. तो करंट कोविड-19 सिचुएशन से जो हम निकल के आए हैं, वहाँ से बड़ा लेसन तो यही मिलता है कि फ्यूचर के लिए हमें हमारा जो कोल्ड चेन सिस्टम है, इसे अपग्रेड करना होगा, इसे इम्प्रूव करना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेट करता है। इट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ अबाउट कोल ब्लॉक्स केस, रादर कोल ब्लॉक्स केसेस। तो ये इशू हाईलाइट हुआ है एज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट टू फाइल अ स्टेटस रिपोर्ट on over 50 cases of money laundering, and it is probing in connection with the coal block allocation scam. तो coal block allocation scam के कनेक्शन के अंदर कुछ more than 50 cases हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जिसको प्रोब करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि what are these coal blocks cases। तो अगर हम अर्ली 1990s की बात करें, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट दे विल, यू नो, एलोकेट प्राइवेट कंपनीज द कोल ब्लॉक्स, एंड फॉर दैट द लिस्ट ऑफ कंपनीज वाज प्रिपेयर्ड। 2012 में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक होती है। दिस वाज द रिपोर्ट ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड इस रिपोर्ट में ये रिवील हुआ कि जो एलोकेशंस हुई थी उसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं। एंड इस रिपोर्ट के अंदर जो टोटल लॉस जो एक्सचेकर का हुआ है, दैट वाज एट 10.76 लाख करोड़। तो जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो फाइनल रिपोर्ट आती है 2012 में, इसमें इस लॉस को रिड्यूस करके 1.8 लाख करोड़ शो किया गया।
which was still the biggest scam that India had seen. And CAG ने argue किया that government had the authority to auction the coal blocks, but it was not done. And therefore, the allottees received a windfall gain. इसे लेकर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो कोल ब्लॉक जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं फ्रॉम 1993 to 2008 they were done in unauthorized manner. And Supreme Court ने इस पूरे केस में took the cognizance and directed the CBI to directly report it and cancel the allocation of 214 coal blocks in 2014. This is basically the coal allocation scam and the cases related to it. तो इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कोर्ट ने क्या सॉर्ट किया है, तो CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आर टू एजेंसीज जो कोल स्कैम केसेस हैं इससे प्रूव कर रही हैं. अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन, the officers that are associated with the coal block cases, they cannot be transferred without its permission. Now, so that the agencies approach it whenever an officer has to be relieved. So there has been this issue of cases those who were pending investigation for over a decade. And even Supreme Court ने इसे लेकर अपना जो concern है उसे express किया था over the delay in investigation in 2017. तो कुछ reasons भी cite किए गए by CBI कि delay क्यों हो रहा है. तो one was there was enormity of cases, there was influence of corporates who were delaying the court proceedings, there were limited resources of CBI and tracking cases as far back as 1993. So this is the reason why this entire cases are being delayed. Now, अगर हम करंट स्टेटस देखें केसेस का, तो फ़िलहाल देयर आर 12 केसेस जिनका जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुका है और इनमें से 10 केसेस में कन्विक्शन भी मिल चुकी है. एंड देयर आर 45 चार्जशीट्स जो कि अभी तक फाइल्ड हैं. सो द ओनली केसेस विच आर पेंडिंग आर द वंस इन विच ईदर द प्रोसिक्यूशन सैंक्शन फ्रॉम द सेंटर हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड or the 3-4 cases involving the investigation in the foreign countries as well. Lastly, हमें ये पता होना चाहिए कि coal blocks किस तरह allocate किए जाते हैं या फिर किए गए. तो Ministry of Coal ने ये responsibility ली that for determining the various policies and strategies that they will use to explore and develop coal. 1993 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है यहाँ पे बिकॉज बिफोर 1993 देयर वाज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया अबाउट एलोकेशन ऑफ द कैप्टिव कोल ब्लॉक्स एंड दिस क्राइटेरियाज दे वर एनफोर्स्ड टिल 1993. इससे पहले कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी जिसके बाद जो कैप्टिव कोल माइनिंग थी उसे अलाउ किया गया था. तो जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए गए थ्रू स्क्रीनिंग कमिटीज़. एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज मिनिस्ट्री डायरेक्टली मेड द एलोकेशंस टू द कोल ब्लॉक्स. 2015 में एक बिल आता है जो कि इस ऑक्शन प्रोसेस की डिटेल्स प्रोवाइड करता है. कंपनसेशन क्या मिली है प्रायर अलॉटीज़ को, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द माइंस, the details of authorities that would conduct the auction, ये सब यहाँ पे कवर किया गया. दिसंबर 2014 में मिनिस्ट्री ने ये नोटिफाई किया, दे नोटिफाइड द कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस रूल 2014. एंड इस बिल के अंदर माइंस की 3 कैटेगरीज बनाएंगी, शेड्यूल 1, 2 एंड 3. शेड्यूल 1 की बात करें तो ये माइंस ऐसी हैं दैट कैन बी एलोकेटेड बाय वे ऑफ ईदर पब्लिक ऑक्शन और एलोकेशन एंड दे कैन यूज़ द कोल फॉर देयर ओन कंजम्पशन, दे कैन सेल इट और दे कैन यूज़ इट फॉर एनी अदर पर्पस विच इज़ स्पेसिफाइड इन द माइनिंग लीज. तो शेड्यूल 1 में जो माइंस आएंगी उनकी एलोकेशन पब्लिक ऑक्शन से होगी.
शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में जो माइंस आती हैं, दे आर ऑल्सो एलोकेटेड बाय द वे ऑफ पब्लिक ऑक्शन, बट द ऑक्शन हैव टू बी completed बाय March 31st, 2015. तो गवर्नमेंट कंपनी या एक प्राइवेट कंपनी या फिर कोई जॉइंट वेंचर, in those who have a specified end use, they were eligible to bid for these mines. This is how the coal blocks, were allocated, and now again the coal block cases are in news. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.